मारिया शारापोवा दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने अब तक 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वे 2001 से WTA के साथ टेनिस में प्रतियोगिता कर रही है। वो कुल मिलाकर 21 हफ्तों तक दुनिया की नंबर 1 चैंपियन रही है। अनस्टॉपेबल बुक समरी। यह बुक समरी आपको क्यों सुनना चाहिए? दुनिया में बहुत से महान लोग हुए हैं, जिंदगी में असंभव से दिखने वाले हालातों से लड़ाई की और सबसे ऊपर पहुंचे। हर एक व्यक्ति की कहानी अपने आप में बहुत शानदार है। इन लोगों ने दुनिया को अपने काम से प्रेरित किया है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम इसे बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं। यह किताब एक ही व्यक्ति की आत्मकथा है, मारिया शारापोवा। इस कहानी में हम जानेंगे किस तरह से वे दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। यह किताब हमें उनकी जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताती है जिससे इस महान पद को हासिल करने में उनकी मदद की। उन्होंने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की, उन्होंने किस तरह से तरह तरह की समस्याओं को अपने पिता की मदद से पार किया, उन्हें क्यों टेनिस से बैन कर दिया गया था। मारिया शारापोवा बचपन से ही टेनिस खेलने लगी थी। उनका जन्म 19 अप्रैल 1987 को साइबेरिया के न्यागन नाम के शहर में हुआ था। वैसे तो वो रसिया की रहने वाली थी, लेकिन जब 1986 में वहां पर चेरनोबिल न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उनका परिवार साइबेरिया चला गया। लेकिन कुछ समय बाद वे ब्लैक सी के किनारे एक घर में रहने लगे। वे अब सोची शहर में रहने लगे। एक दिन शारापोवा के भाई ने उन्हें मजाक में एक टेनिस रैकेट दे दिया और उनके पिता उन्हें अपने साथ एक टेनिस कोर्ट में ले गए। उनके पिता का नाम यूरी था। जब 4 साल की शारापोवा के पिता अपने टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो शारापोवा ने भी अपने रैकेट उठा लिया और दीवार पर बॉल मारकर खेलने लगी। यह वो वक्त था जब उनके पिता ने पहली बार उनकी काबिलियत को देखा। वो उस खेल पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पा रहे। उनके पिता को लगा कि शारापोवा के हुनर को निखारने के लिए उसे एक कोच की जरूरत पड़ी। इसलिए शारापोवा को 4 साल की उम्र में उनका पहला कोच मिला। बचपन में शारापोवा टेनिस खेलने के अलावा अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त बिताया करती थी। वे अपनी माँ एरिना के साथ कहानियां लिखा और पढ़ा करती थी। उनकी माँ उन्हें रसिया के अक्षर पढ़ना और लिखना सिखाया करती थी और इसके अलावा भी उन्हें अलग अलग तरह की कविताएं भी पढ़ने के लिए कहती थी। कुछ वक्त के बाद शारापोवा अपना पूरा ध्यान टेनिस को देने लगे। उनके पिता अब उन्हें टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजा करते थे, लेकिन उनके अलावा उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। वे अक्सर अपने घर से ही सारे बच्चों को बाहर खेलते हुए देखा करते थे। शारापोवा प्राकृतिक रूप से टेनिस खेलने के लिए ही पैदा हुई थी। वे घंटों तक बिना थके और बिना अपना ध्यान भटकाए टेनिस खेला करती थी। एक बार जब उनके हाथ में रैकेट पकड़ा दिया जाता तो वे बिना रुके बहुत देर तक सिर्फ प्रैक्टिस किया करती थी। उनकी इस खासियत को उनके कोच यूटकिन ने देखा, लेकिन शारापोवा के सबसे पहले कोच थे। वे अपनी गलियों के चैंपियन थे। जब उन्होंने देखा शारापोवा का हुनर बाकी लाजवाब है तो वे सीधे उनके पिता के पास गए। उन्होंने शारापोवा के पिता से कहा कि अगर वे बाकी उनके हुनर को निखारना चाहते तो उन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर उन्हें अच्छे कोच मिल सके। रसिया अभी सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अब उन्हें अमेरिका जाना होगा। इसके अलावा जब एक सेक अमेरिकी टेनिस चैंपियन मार्टिन नवरातिरोवा ने जब रसिया में एक रैली की तो वहां पर शारापोवा को अपना हुनर दिखाने का एक मौका मिला। नवरातिरोवा ने जब शारापोवा को खेलते हुए देखा तो वे दंग रह गए। वे उनके पिता के पास गई और उनसे कहा कि शारापोवा को एक अच्छे कोच की जरूरत है। शारापोवा के पिता ने तुरंत अपनी जिंदगी के सारे प्लान बदल दिए। अब अगर उन्हें किसी चीज के लिए जीना था तो वो था शारापोवा का भविष्य। उन्होंने फैसला लिया कि वे उन्हें किसी भी हाल में अमेरिका लेकर जाएंगे। अमेरिका पहुंचने पर यूरी और शारापोवा को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। यूरी अब पूरे मन से शारापोवा को एक अच्छा कोच दिलवाने के लिए काम कर रहे थे। वे चाहते थे कि शारापोवा को रशियन टेनिस फेडरेशन की जूनियर टीम में दाखिला मिल जाए। उस समय यह टीम फ्लोरिडा के रिक मस्सी टेनिस अकेडमी में एक टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रही थी। रशियन टेनिस फेडरेशन में उन बच्चों को दाखिला मिलता है जो 12 साल या उससे ज्यादा के होते हैं। शारापोवा भी 6 साल की थी और उनके पिता जानते थे उन्हें आसानी से वहां दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके कोच को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने उसमें कहा कि किस तरह से नवरातिरोवा और यूटकिन ने कहा कि शारापोवा को एक अच्छा कोच मिल जाए
तो वे बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। हैरान की बात यह थी, यूवी के पास कोच का जवाब आया और उसने कहा कि वे उनके यहाँ फ्लोरिडा में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक समस्या खत्म हो चुकी थी और दूसरी पैदा हो गई। उन दिनों रसिया से अमेरिका के लिए जा पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यूवी किसी तरह से मॉस्को में अमेरिकन एम्बेसी गए और वहां से उन्होंने 2 वीजा बनवाए, जो कि 3 साल के लिए थे। अब वे शारापोवा की माँ एलिना को छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हुए। उसके बाद वे दोनों मियामी में उतरे, लेकिन जब वे बोका रैटन में उस टीम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोच वहां पर नहीं थे। उन्होंने बाकी सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि एक रसियन सिर्फ $700 के साथ अमेरिका आया है, और वो भी अपनी बेटी का हुनर साबित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शारापोवा को अपना हुनर साबित करने का मौका दिया। उसका हुनर देखने के बाद वहां के लोगों ने कहा कि जब तक वहां का मालिक विक मसी नहीं आ जाता तब तक वे वहां पर रह सकते हैं, और उसके बाद वे फैसला करेंगे कि वे शारापोवा को टीम में लेंगे या नहीं। लेकिन अब यूई बहुत सुन चुके थे। उन्होंने मना कर दिया और वे अपनी बेटी को ब्रैंडेनटन फ्लोरिडा में ले आए, जहां पर फेमस कोच निक बोलेटिरी अपनी बोलेटिरी टेनिस अकेडमी चलाते थे। शारापोवा ने बहुत जल्द अपने आप को नए माहौल में ढाल लिया। अमेरिका की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। यूई को वहां की भाषा नहीं आती थी, जिसे वो सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वो शारापोवा के लिए टेनिस के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो उसे आगे के लिए गाइड कर सके। यूई रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी बेटी को अकेडमी लेकर जाता था, जहां पर वो सारा दिन प्रैक्टिस किया करती थी। इसके अलावा वो कहीं भी जाकर छोटा मोटा काम किया करता, ताकि वो उसका पेट भर सके और रहने के लिए किराया चुका सके। यूई का एक ही मकसद था, अपनी बेटी को दुनिया का सबसे महान टेनिस चैंपियन बनाना। दूसरी तरफ शारापोवा कम उम्र की होने की वजह से दूसरों से लंबाई के मामले में बहुत छोटी थी। उन्हें एक तरह का रैकेट इस्तेमाल करना पड़ता था, जो उनके कोच ने उनके लिए ला कर दिया था। उनके कोच के शारापोवा के मुफ्त खाने का और मुफ्त में प्रैक्टिस करने का इंतजाम कर दिया। शारापोवा के ऊपर जितनी भी मेहनत की जा रही थी, वो सब कुछ समय के बाद रंग लाने लगी। शारापोवा पहले से बेहतर बनने लगी। वो किसी से दोस्ती नहीं करती थी, क्योंकि वे हर किसी को अपना प्रतिद्वंदी देखती थी। कुछ साल बाद उनके कोच थॉमस हॉकस्टेड ने दूसरे खिलाड़ियों से कहा कि वे मैच से पहले या मैच के दौरान शारापोवा की आंखों में ना देखें। उनकी आंखों में टेनिस को लेकर जो जुनून था, उसे हर कोई डर जाता था। वहां पर जाने के बाद शारापोवा की काबिलियत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनकी ध्यान लगाने की काबिलियत और ज्यादा हो चुकी थी। समस्याओं ने यूई और शारापोवा का साथ नहीं छोड़ा। शारापोवा जिस अकेडमी में टेनिस की प्रैक्टिस किया करती थी, वहां पर अमीर लोगों के बेटे टेनिस खेलने आया करते थे। हर कोई यह देखकर हैरान रहता था कि रसिया की यह छोटी सी लड़की किस तरह से उनके बच्चों को हरा रही है। इसलिए बहुत जल्दी उन्हें बोलेटिरी की अकेडमी से निकाल दिया गया। इसके बाद शारापोवा ने सिको बंगोरुआ के यहाँ ट्रेनिंग शुरू की। बंगोरुआ भी एक टेनिस चैंपियन था, जिसने काफी समय तक बोलेटिरी के साथ काम किया। कुछ समय के बाद उसने अपनी खुद की अकेडमी शुरू कर दी, लेकिन इस नई अकेडमी में शारापोवा को मुफ्त में ट्रेनिंग और मुफ्त में खाना नहीं मिलता। यूई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे शारापोवा की फीस भर सकें, इसलिए वो भी एक कोच की तरह बंगोरुआ के यहाँ काम करने लगे। लेकिन बंगोरुआ चाहता था कि वो शारापोवा को अपने हिसाब से काबू कर सके, इसलिए उसने यूई को काम से निकाल दिया। इसके बाद यूई को फिर से वो छोटे मोटे काम करने पड़े, जिससे वो फीस नहीं भर पा रहा था। मजदूरी कर करके एक दिन उसके कमर में चोट आ गई और वो कई हफ्तों तक काम पर ना जा सका। उनकी मकान मालकिन ने किराए के लिए उन्हें घर से निकाल दिया। इस बीच बंगोरुआ ने मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने यूई से कहा कि या तो वो शारापोवा की फीस भरे या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसमें वो उसे यह अधिकार दे कि वो शारापोवा को अपनी देखरेख में रख सके। यूई ने साइन नहीं किया और उसके बाद उन्हें सड़कों पर आ जाना पड़ा। समय के साथ हालात फिर से अच्छे होने लगे। यूई के कुछ दिन अस्पताल में जाने की वजह से उन्हें घर से भी निकाल दिया गया और साथ ही शारापोवा को टेनिस अकादमी से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद यूई अपने जक दोस्त बॉब कैन के साथ रहने के लिए चला गया। वे वहां पर एक साल तक रहे। वो उनके साथ खाना खाते थे और शारापोवा उनका टेनिस याई इस्तेमाल किया करती थी। इस बीच बंगोरुआ से आजाद होने के बाद शारापोवा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वे पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करती थी और संडे के दिन भी प्रैक्टिस करती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वे ज्यादातर टूर्नामेंट जीतने लगी और अमेरिका के टॉप खिलाड़ियों में उनका नाम आने लगा। दूसरी तरफ बंगोरुआ शारापोवा का इस्तेमाल करके अपनी अकेडमी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, और जब
उधर बॉय टीवी ने देखा कि शारापोवा एक के बाद एक मैच जीते जा रही हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन लोगों को ऑफर दिया कि वो वापस आकर स्कॉलरशिप पर उनके यहाँ ट्रेनिंग कर सकती है। शारापोवा उस वक्त 11 साल की थी और उन्होंने इस ऑफर को अपना लिया। वे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए चलेंगे और उनके पिता केन के साथ रहें। 7 साल की परेशानियों को झेलने के बाद अब वो वक्त आ गया था जिससे शारापोवा और यूरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब शारापोवा एक के बाद एक मैच जीतने लगी तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप IMG ने उन्हें साइन किया और वे शारापोवा साल का $1,00,000 देने लगे। इसके अलावा नाइक ने उन्हें $50,000 पर साइन किया। इसके बाद शारापोवा को मैक्स आइसेनबर्ग और रॉबर्ट लैंड्सड्रॉप नाम के 2 कोच मिले जिनके साथ रहकर शारापोवा में बहुत सुधार हुआ। मैक्स IMG के लिए काम करते थे जिनसे शारापोवा की अच्छी दोस्ती थी। इसके अलावा लैंड्सड्रॉप ने भी शारापोवा को अच्छे से ट्रेन किया। लैंड्सड्रॉप ने दुनिया के सबसे महान कही जाने वाली खिलाड़ी ट्रेसी ऑस्टिन को ट्रेन किया था जो कि 1980 के दशक की नंबर 1 खिलाड़ी थी। वो लॉस एंजलिस में रहा करते थे जहां पर शारापोवा और यूरी को हर महीने जाना पड़ता था। वे उनके परिवार के साथ रुकते और उनकी एक बेटी एस्टर के साथ शारापोवा की अच्छी दोस्ती हो गई। लैंड्सड्रॉप की जो बात शारापोवा को सबसे अच्छी लगती थी वो था उनका सख्त स्वभाव। वे शारापोवा को बहुत सख्ती से ट्रेन किया करते थे। वे ही स्ट्रोक को बार बार प्रैक्टिस करवाया करते थे। कभी कभी वे कभी सलाह देते थे लेकिन शारापोवा को यह सब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इससे ही वे खुद को इतना ज़्यादा सुधार पाए। आखिरकार शारापोवा की माँ एलिना को भी अमेरिका आने के लिए वीज़ा मिल गया। अब वे भी उनके साथ फ्लोरिडा में रहने के लिए आ रही थी। बढ़ती उम्र के साथ शारापोवा को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब शारापोवा 14 साल की हुई तो उनकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वे अब इस लंबे शरीर में कुछ परेशानियां महसूस कर रही थी। इससे उन्हें बार बार हारना पड़ा लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस पर काबू पा लिया। जब वो उम्र थी जब शारापोवा ने जाना कि हार मान लेने से आप कहीं नहीं जाते। जब वे हाई स्कूल में थी तो उनका पहला प्रो टूर्नामेंट हुआ और वे 3 बार लगातार हार गई। हालांकि इससे उनकी कुछ खास गलती नहीं थी लेकिन वे थोड़ा धीरे खेल रही थी। लेकिन इस जज्बे ने उन्हें इस गेम को काबू करना सिखा दिया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें अब इस नए शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। वे अब पहले से ज़्यादा लंबी हो गई थी और उनके कंधे चौड़े हो गए थे। अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके वे अपने हाथों को एकदम पीछे लाकर बॉल को मारती थी जिससे कि बॉल बहुत तेजी से उनके सामने वाले के पास जाता था। उनके कोच पीटर मैकग्रा ने उनकी इसमें मदद की। उनकी मदद से शारापोवा एक बार फिर से सारे मैच जीतने लगी। शारापोवा जूनियर प्लेयर से निकलकर ग्रैंड स्लैम में खेलने लगी। 2003 में जब शारापोवा 16 साल की हुई तो उन्होंने अपना सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया ओपन था जो मैच मेलबर्न में हुआ था। शारापोवा इनमें एक भी मैच ना जीत पाई लेकिन हार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनका मन तोड़ सके। अगले ग्रैंड स्लैम की तैयारी करने के लिए वे बहुत छोटे टूर्नामेंट में भाग लेने लगी। वे ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतकर अपने रैंक को ऊपर उठा रही थी। जून में जब विंबलडन शुरू हुआ तो शारापोवा 47वीं रैंक पर थी। विंबलडन का मैच ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले बहुत अच्छा गया। वे 4 राउंड तक जीतती गई। तीसरे राउंड में उन्होंने दुनिया की 4थी रैंक की खिलाड़ी जेलिना डोकिर को हरा दिया। इससे उनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने इसका इस्तेमाल बाकी के मैच को जीतने के लिए किया। उसके अगले साल उन्होंने जापान ओपन जीत लिया और अब उनकी रैंक 32 पर आ चुकी थी। 2004 में उन्होंने मियामी ओपन में सेरेना विलियम्स का सामना किया लेकिन वो हार गए। विलियम्स को हराना कोई आम बात नहीं थी। 2005 में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। इससे पहले उन्होंने विलियम्स को हरा दिया। उनकी इस बार की जीत बहुत शानदार थी। शारापोवा को विंबलडन में आकर बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि वो किसी शाही जगह पर आई हैं। शारापोवा कहती हैं कि शायद वो लाल कोट वाले गाय उन्हें अच्छे लगते थे या शायद वहाँ का रिवाज उन्हें अच्छा लगता था। वो जो भी था लेकिन शारापोवा को वहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी मिलती थी।
2005 में विंबलडन का मैच जीतने के बाद शारापोवा दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। शारापोवा अब जब उन दिनों के बारे में सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि वे सारे मैच इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उन्होंने खुद को पहले से बेहतर बना लिया था या फिर अपने अंदर कोई खासियत पैदा कर ली थी। वे सारे मैच इसीलिए जीत पाए क्योंकि वे अब इस गेम को और खुद को अच्छे से समझने लगी थी। अपनी खूबियों और कमियों को जानने की वजह से वो अच्छा खेल पाए। दुनिया में नंबर 1 होने का मतलब यही नहीं था कि शारापोवा अब आराम कर सकती थी। अब भी खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए और मेहनत करने लगी। वे यह दिखाना चाहती थी कि उनकी यह कामयाबी उनकी मेहनत का नतीजा है, ना कि उनकी किस्मत का। वे हमेशा अगले मैच पर ध्यान देती थी। शारापोवा जानती थी कि उनका मुकाबला अब कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब उनसे मुकाबला करने के लिए दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी आएंगे। 2006 के यूएस ओपन में शारापोवा का मुकाबला फ्रांस की अमीरी मारेस्मो और जस्टिन हैनिन के साथ हुआ। इसमें हैनिन ने उन्हें 4 बार लगातार हरा दिया। शारापोवा अब तीसरे स्थान पर चलेंगे। मारेस्मो सबसे ऊपर और हैनिन दूसरे स्थान पर आ गए। कुछ परेशानियों का सामना करने के बाद शारापोवा ने मारेस्मो को सेमीफाइनल में हरा दिया। फाइनल का मैच बहुत मुश्किल हुआ लेकिन आखिरकार शारापोवा ने फिर से अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिया। 2008 के बाद शारापोवा की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव उनके लिए यह था कि अब उन्हें अपने पुराने कोच लैंसडॉर्फ को छोड़ना पड़ा। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। साथ ही वे अपने माता पिता की देखरेख से आज़ाद होना चाहती थी। वे दिखाना चाहती थी कि वे अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि अब वे उनसे प्यार नहीं करती थी या उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। वे अब अपने करियर में कामयाब हो चुकी थी और अपने पिता के साथ आगे तक नहीं जा सकती थी। उनके नए कोच अब माइकल जोयस थे। इसके बाद शारापोवा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगा और बाद में पता चला कि उनके कंधे का टेंडन फट गया था और अब उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वे इससे बहुत डर गई थी लेकिन उन्हें पता था यह उनके लिए जरूरी है। सर्जरी के बाद हालात बदल गए। जो शारापोवा कभी लगातार जीता करती थी अब वे एक के बाद एक मैच हारने लगी थी। उनकी रैंक बहुत तेजी से नीचे आने लगी। इसके बाद वे कुछ प्रैक्टिस टूर्नामेंट में भाग लेने लगी लेकिन वहां भी वे हार रही थी। शारापोवा को अपने इस नए कंधे के साथ इस खेल को नए तरीके से खेलना सीखना पड़ा। उन्हें अब नए तरीके सीखने थे। शारापोवा एक बार फिर से जीतने के लिए बेताब थी। वे फिर से एक ग्रैंड स्लैम जीतना चाहती थी। उन्हें पता था सर्जरी से पहले ग्रैंड स्लैम जीतना दूसरी बात थी लेकिन अगर ये सर्जरी के बाद भी ग्रैंड स्लैम जीत कर दिखा देती हैं तो वे दुनिया पर अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। वे फिर से इस खेल को अपना सब कुछ देने लगी। धीरे धीरे उनकी रैंकिंग ऊपर आने लगी और वे फिर दुनिया के टॉप 5 में आ गई। 2011 में विंबलडन के सेमीफाइनल और 2012 में वे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल्स तक आ गई थी। फिर उन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता। फ्रेंच ओपन में उन्होंने फिर से बाजी मारी और दुनिया की नंबर 1 प्लेयर्स में आ गई। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अब तक सिर्फ 9 महिलाएं हैं जिनमें अब शारापोवा का भी नाम था। यह वो पहला ग्रैंड स्लैम था जिसे शारापोवा ने अपने पिता के बगैर जीतकर दिखाया था। इस ग्रैंड स्लैम में उनका मुकाबला सारा ईरानी से हुआ था। वो इटली की खिलाड़ी थी। ईरानी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी लेकिन शारापोवा उस दिन उनसे ज़्यादा बेहतर साबित हुई। अपनी सर्जरी के असर से बाहर आकर शारापोवा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अब तक सब कुछ अच्छा था। शारापोवा को लग रहा था उन्हें अब रिटायर होकर अपना करियर खत्म करना चाहिए लेकिन तभी उनके यूरिन में से एक मेल्डोनियम नाम का ड्रग निकला। इसके लिए उन पर केस किया गया। मेल्डोनियम को उसी साल की 1 जनवरी को बैन किया गया था। ITF ने खिलाड़ियों को इसके बारे में अच्छे से नहीं बताया था। शारापोवा को खुद भी नहीं पता था कि वो उस ड्रग को 16 साल की उम्र से लगातार ले रही हैं। उन दिनों उन्हें लगातार फ्लू हो रहा था जिसकी वजह से एक डॉक्टर ने मिल्डोनेट नाम की एक दवाई खाने के लिए दी थी जिसे शारापोवा कई सालों से खा रही थी। मीडिया में शारापोवा को झूठा और धोखेबाज कहा गया।
लोगों का कहना था कि खेलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेती है। आरटीएफ और आर्बिट्रेशन पैनल के साथ उन पर 2 केस किए गए। कोर्ट में आरटीएफ के लोग शारापोवा को सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने टेनिस से शारापोवा को 2 साल के लिए बैन कर दिया, लेकिन जब आर्बिट्रेशन पैनल ने कहा कि शारापोवा ने वो ड्रग जानबूझकर नहीं ली, इस बात पर उनकी सजा कम करके 15 महीने तक कर दी गई। शारापोवा अब फिर से गेम में वापस आने के लिए बेताब थी। पहले तो वो रिटायर होना चाहती थी, लेकिन अब वे फिर से अपने खेल में वापस आना चाहती थी। वे दुनिया को एक बार फिर से अपना हुनर दिखाना चाहती थी। कंक्लूजन ये है कि मारिया शारापोवा टेनिस से बचपन से ही टेनिस खेली और अपना जुनून और हुनर दिखाने लगी। उनके पिता यूरी ने उनके लिए बहुत मेहनत की। तमाम तरह की समस्याओं को झेलने के बाद शारापोवा 16 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम खेलने लगी। अब तक वे 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। सैल्यूट टू द लेडी, सैल्यूट टू हर स्पिरिट। उनकी इस स्पिरिट के लिए उनको सलाम है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।